सभी प्यारे हाई स्कूल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का तहे दिल से हमारे चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर स्वागत है। और मैं रामू गोस्वामी अपने इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष आज कक्षा 10 क्लास 10 के सभी बोर्डों के लिए वृत्त स्टार्ट कर रहा हूं। तो इस क्लास के अंतर्गत आप सामान्य परिचय वृत्त का समझोगे, सिंपल इंट्रोडक्शन आप सर्किल से जानोगे। और अगर ये क्लास हमारा आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिमाग में फीड होता चले तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। आइए सबसे पहले वृत्त जानते हैं। वृत्त क्या होता है, सर्किल्स क्या होते हैं, सर्किल की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों, वृत्त क्या होता है? वृत्त उस गतिमान कण का बिंदुपथ या रास्ता होता है। वृत्त उस गतिमान कण या वस्तु या पिंड का बिंदुपथ या रास्ता होता है जो इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव अचल रहती है। और इस नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या तथा इस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। हमने लिखा है वृत्त उस गतिमान कण या पिंड या वस्तु का बिंदुपथ माने होता है बच्चों रास्ता होता है जो इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव अचल रहती है। इस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा इस नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे आइए समझते हैं। मान लीजिए ये कोई नियत बिंदु हमारा है जिसको हम O से या C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कोई कण है, ये कोई बच्चों क्या है? कण है। तो अगर यह कण इस प्रकार गति करे इस बिंदु के चारों ओर यह कण इस प्रकार गति करे कि इसकी एक इस नियत बिंदु से दूरी सदैव अचल रहे। अचल का मतलब मान लीजिए इस समय कण A बिंदु पर है और ये दूरी बच्चों मान लीजिए है 3 सेंटीमीटर। जब कण गति करता हुआ आ जाए बिंदु B पर, कहां पर आ जाए? B पर, और B को पुनः O से मिलाया जाए या B O के बीच की पुनः दूरी देखी जाए तो फिर ये बच्चों कितनी हो? 3 सेंटीमीटर। यह कण गति करता हुआ मान लीजिए आ गया है बिंदु C पर। बिंदु C पर जब आ गया है तब पुनः हमने इसकी O से दूरी देखी तो O और C के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यह गति करता हुआ मान लीजिए D पर आ गया है, D को मिलाया तो OD वाली दूरी भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इस प्रकार से यह गति कर रहा है कि अपने रास्ते के किसी भी बिंदु पर होने के बावजूद भी इस नियत बिंदु से इसकी दूरी सदैव अचल है। यह दूरी ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो इस नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या, यानी इस नियत दूरी को केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या और इस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी पुनः समझ लीजिए वृत्त क्या होता है? वृत्त मान लीजिए कोई कण है यहाँ बिंदु पर, तो वृत्त उस गतिमान कण का बिंदुपथ माने बच्चों रास्ता होता है जिसकी या जो इस प्रकार गति करता है कि जिसकी एक नियत बिंदु O से दूरी सदैव अचल रहती है। अचल का मतलब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह गति करता हुआ किसी भी बिंदु पर हो, जैसे A पर है तब ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, B पर है फिर भी दूरी 3 सेंटीमीटर है, C पर है फिर भी दूरी 3 सेंटीमीटर है, D पर है फिर भी OD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यानी यह दूरी फिक्स है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है। या इसका कोई हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए OA वाली दूरी, O से A तक दूरी 5 सेंटीमीटर है। जब B पर आया तब भी ये दूरी 5 है, जब C पर आया तब भी ये दूरी 5 है, जब D पर आया तब भी OD दूरी 5 है। तो इसका मतलब यह जो बिंदुपथ है, यह जो रास्ता है, इस रास्ते को ही बच्चों वृत्त कहते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसकी छोटी छोटी डिफिनेशनें जानते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालते हैं परिधि। सबसे पहले हेडिंग क्या डालते हैं? परिधि। सरकमफेरेंस कहते हैं इसको, सरकमफेरेंस कहते हैं, या परिधि को पैरामीटर भी कहते हैं। पैरामीटर माने परिमाप में परिधि होती है। तो परिधि क्या होती है? गतिमान कण के मतलब वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के बिंदु को, माफ कीजिएगा, वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के पथ को, वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के बिंदु पथ को ही परिधि कहते हैं। मतलब अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर A से गतिमान होता हुआ
और ये कोई नियत बिंदु है। ए से गतिमान होता हुआ एक पूरा चक्कर लगाने के बाद एक पर आ जाता है, तो इसके एक राउंड की जो ये डिस्टेंस है, मतलब ये जो इसका पथ बना है, ये पथ की जो दूरी होगी, ए से चलने के बाद ए तक जो दूरी होगी, इस गोलाई को, इस दूरी को परिधि कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा। परिधि माने ये बाउंड्री, इस बाउंड्री वाली डिस्टेंस को परिधि कहते हैं। इस बाउंड्री वाली डिस्टेंस को बच्चों क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये परिधि है। अब उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि वृत्त की परिधि क्या होती है। इस गोलाई को परिधि कहते हैं। केंद्र से, अब देखिए बच्चों, अब छोटी छोटी डिफिनेशन देखेंगे तो परिधि समझ गए हो क्या होता है। इस गोलाई को ही परिधि कहते हैं। उसके बाद त्रिज्या देखेंगे बच्चों क्या होता है। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक जो दूरी होती है, केंद्र और परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो ओए जो है बच्चों, ये वृत्त की त्रिज्या होगी और त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। रेडियस में त्रिज्या होता है, तो ये इतनी दूरी क्या होगी? त्रिज्या होगी। अगर ओ को देखिए हम परिधि पर किसी बिंदु बी से मिलाएं, तो ओ से बी तक जो दूरी होगी ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। ओ को अगर हम सी से मिलाएं, तो ओसी दूरी जो है बच्चों, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं, मतलब जितनी दूरी ओए होगी, जितनी दूरी ओए होगी, उतनी ही बच्चों दूरी ओबी होगी। ओए बराबर होगा ओबी के, ओबी बराबर किसके होगा? ओसी के। जिस प्रकार से साइकिल के लिए एग्जांपल देख सकते हो, साइकिल की तीलियों को, टायर को या रिम को परिधि मानिए, रिम को परिधि मानिए, और साइकिल की तीलियों को त्रिज्या मानिए। तो जिस प्रकार से साइकिल के पहिए की तीलियां सभी आपस में बराबर होती हैं, उसी प्रकार से एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और त्रिज्या कहां से कहां तक दूरी होती है? केंद्र से, केंद्र इस जो बिंदु है जिसके परितः यह कणगत कर रहा है, इस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो केंद्र से जो परिधि तक ये वाली डिस्टेंस है, इसे ही तो वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे ही वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। आइए इसके बाद जानते हैं व्यास क्या होता है बच्चों। तो अब हम समझेंगे कि व्यास क्या होता है। डायमीटर कहते हैं इसको, व्यास को डायमीटर कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, मान लीजिए ये कोई वृत्त है और ये वृत्त का जो मध्य बिंदु होगा इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो ये परिधि है। इस गोलाई को क्या कहते हैं? इस गोलाई को बच्चों क्या कहते हैं? इसे ही तो परिधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे परिधि कहते हैं। अगर ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र से होकर जाने वाली और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। मान लीजिए इधर कोई बिंदु ए है, इधर कोई बिंदु बी है, तो एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाए, वृत्त के केंद्र से जाए और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाए, इसे वृत्त का व्यास कहते हैं। अब बताइए बच्चों, अगर हमने इस प्रकार से कोई रेखा खींच दी, तो क्या यह वृत्त का व्यास होगी? मान लीजिए हम ए यहाँ पर मानते हैं, बी यहाँ पर मानते हैं, बताओ क्या यह व्यास होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? परिधि पर के दो बिंदुओं को तो मिला रही है ये रेखा, लेकिन क्या यह वृत्त के केंद्रों से जा रही है? नहीं जा रही है, तो इसे वृत्त का व्यास नहीं कहा जाएगा। अब देखते हैं, मान लीजिए एक ये रेखा है, देखिए जो केंद्रों से जा रही है, इसका नाम हमने CD रखा, तो क्या यह व्यास होगी? तो आपका सही जवाब होना चाहिए कि सर जी यह व्यास वृत्त का होगी। क्यों? क्योंकि यह परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रही है और वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए वृत्त का व्यास होगी। यह रेखा भी वृत्त का, मान लीजिए यह कोई रेखा EF है, तो ये भी वृत्त का व्यास होगी। वह सभी रेखाएं जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती हैं, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती हैं तथा परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती हैं, उन सभी रेखाओं को वृत्त का व्यास कहते हैं। उन सभी रेखाओं को वृत्त का व्यास कहते हैं। आइए थोड़ा इसके जीवा के बारे में अब जानते हैं। उम्मीद है कि व्यास आपको समझ में आ गया होगा।
थोड़ा यहाँ पर और समझ लेते हैं। ये केंद्र से परिधि तक दूरी जो बच्चों होती है, इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टोटल डिस्टेंस जो होती है ये डायमीटर है, यानी इसका व्यास है, इसको डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बच्चों जो व्यास होता है किसी वृत्त का, जो एक संबंध होता है, व्यास जो होता है ये 2 गुणे त्रिज्या होता है, त्रिज्या और व्यास में संबंध होता है। किसी वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। और जो त्रिज्या होती है बच्चों वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या बराबर करोगे तो गुणे की संख्या 2 व्यास के बटे में आ जाएगी, व्यास बटे 2 होगा। आइए जैसे मान लीजिए इसमें हम एक एग्जांपल ले और तुमसे कहें कि यह वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। क्या बताएं तुमसे कि ई से अब तक दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी ई से अब तक दूरी वृत्त का व्यास होगी। अगर वृत्त का व्यास बच्चों 10 सेंटीमीटर है और तुमसे पूछा जाए इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो व्यास का आधा करने पर त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। यानी त्रिज्या बराबर करोगे व्यास बटे 2, व्यास है 10 बटे 2, 2 से डिवाइड करोगे 2 पंचे 10, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। और मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है और तुमसे वृत्त का व्यास पूछा जाए, त्रिज्या 3 है तो व्यास कितना होगा, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास त्रिज्या अगर 3 है तो व्यास 3 का 2 गुना 6 होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह संबंध आपके दिमाग में जरूर फीड हो जाना चाहिए कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। आइए बच्चों इसके बाद जानते हैं जीवा के बारे में। जीवा को इंग्लिश में कार्ड कहते हैं बच्चों, कार्ड कहते हैं। तो किसी वृत्त की जीवा क्या होती है, मान लीजिए कोई वो केंद्र वाला वृत्त है, तो वह रेखा जो परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाए, वह रेखा जो वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाए परंतु केंद्र से न गुजरे, परंतु केंद्र से आइए बच्चों इसके बाद जानते हैं वृत्त की जीवा क्या होती है। जीवा को इंग्लिश में कार्ड कहते हैं। तो थोड़ा जीवा के बारे में भी जान लेते हैं। मान लीजिए कोई वो केंद्र वाला वृत्त है जिसका केंद्र वो है, तो वह रेखा जो वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाती है, वह रेखा जो वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाती है बच्चों, उसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहा जाएगा, इसको जीवा कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बिंदु एक ई यहाँ है और बी यहाँ है, ई को अगर तुम बी से मिलाओगे तब भी इसको भी वृत्त की जीवा कहा जाएगा। अच्छा, जीवा के साथ साथ देखिए यह रेखा वृत्त के केंद्र से भी जा रही है, तो इसको हम व्यास भी कह सकते हैं, इसको हम व्यास भी कह सकते हैं। लेकिन क्या सभी जीवाएं व्यास होती हैं? नहीं। क्या सभी जीवाएं व्यास होती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वह जीवा ही व्यास कही जाएगी जो वृत्त के केंद्र से जाएगी, जो रेखा वृत्त के केंद्र से जाएगी और वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाएगी, उसको वृत्त का व्यास कहा जाएगा और इसके साथ साथ जीवा भी कहा जाएगा। तो व्यास जो होता है, किसी वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। व्यास क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, सबसे बड़ी जीवा होता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि किसी वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। लेकिन हर जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती है, हर जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती है और हर व्यास वृत्त की जीवा होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरी रेखा इस प्रकार से खींच दे जो इसके परिधि से जा रही है और मान लीजिए ईएफ 2 बिंदुओं ईएफ को मिला रही है, तो इसको भी हम जीवा भी कहेंगे और व्यास भी कहेंगे। लेकिन हर जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती है और हर व्यास वृत्त का जीवा होता है, ये बात याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ये केंद्र है, अब कोई रेखा इस प्रकार से हमने खींच दी, मान लीजिए चलो ऐसा बताया, इस प्रकार से खींच दी, तुमसे कहा ये सीडी क्या होगी, तो वह रेखा जो वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाती है परंतु केंद्र से नहीं जाती है, उसे सिर्फ और सिर्फ जीवा कहा जाएगा। उसे सिर्फ और सिर्फ क्या कहा जाएगा? जीवा कहा जाएगा, कार्ड कहा जाएगा। जैसे एक मान लीजिए इधर हमने जीवा खींच दी ईएफ, तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी वृत्त की क्या है? जीवा है। लेकिन अगर कोई जीवा
वृत्त के केंद्र से जाने लगी, तो यह बच्चों जीवा भी होगी। मान लीजिए ये कोई अदर बिंदु है पी क्यू, यहाँ पी है यहाँ क्यू है, तो इस व्यास को जीवा भी कहेंगे और व्यास भी कहेंगे। यानी जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो हर व्यास जीवा होता है, हर व्यास वृत्त का जीवा होता है, परंतु हर जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जीवा जो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। इसके बाद बच्चों कुछ और रेखाओं के बारे में जानेंगे। आइए इसको मिटाते हैं। इसके बाद बच्चों स्पर्श रेखा, इसको टैंजेंट कहते हैं, इसको टैंजेंट कहते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। वह रेखा जो वृत्त को किसी, मान लीजिए वो केंद्र का वृत्त है और इस वृत्त को अगर कोई रेखा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे या प्रतिच्छेदित करे, मतलब एक बिंदु पर काटे, तो इसे बच्चों वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। वह रेखा जो किसी वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या काटती है उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहा जाता है। तो समझ गए होंगे कि यह रेखा जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है। अगर बच्चों हम यहाँ पर कोई बिंदु बी लेते हैं तो यहाँ पर टैंजेंट खींचोगे तो इस प्रकार से आएगी, तो यह रेखा भी वृत्त की क्या होगी? स्पर्श रेखा, जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है। जैसे हमने यहाँ कोई बिंदु ई लिया, इस प्रकार से कोई रेखा खींच दी, तो इस रेखा को बच्चों वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। इसके बाद आइए थोड़ा जानते हैं छेदक रेखा के बारे में। इसके बाद बच्चों जानते हैं छेदक रेखा यानी सिकेंट के बारे में। सिकेंट क्या होता है? देखिए सिकेंट लाइन क्या होती है। अगर यह कोई वृत्त है, अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, यदि कोई रेखा किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, मान लीजिए ए पर और कहां पर? बी पर, दो बिंदुओं पर अगर काट कर निकलती है तो इस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो इस रेखा को बच्चों क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। उम्मीद है छेदक रेखा भी आप जान गए होंगे कि अगर कोई रेखा इस प्रकार से गुजर रही है कि वो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट जाए तो उसको छेदक रेखा कहा जाएगा। एक ही बिंदु पर काटे तो उसे स्पर्श रेखा कहा जाएगा। जैसे इस प्रकार से मान लीजिए कोई पी क्यू है, तो पी क्यू को क्या कहा जाएगा? ये जीवा नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवा में लाइन ना तो वृत्त के बाहर नहीं होगी, जीवा में सिर्फ इतनी लाइन होगी, इतनी रेखा होगी, इसको जीवा कहा जाएगा। लेकिन वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई चली जाए, वृत्त के आर पार चली जाए, तो इसे वृत्त की बच्चों छेदक रेखा सीकेंट लाइन कहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि छेदक रेखा क्या होती है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, यहाँ पर इतना और जान लेते हैं। परिधि यानी सरकमफेरेंस, वृत्त की जो परिधि गोलाई होती है बच्चों, अगर ओ केंद्र का वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। ये ओए वाली दूरी क्या है बच्चों? आर है। तो जो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है वो होता है बच्चों 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब ये उतनी दूरी है कि अगर आप ए से चलो और एक राउंड कंप्लीट करके पुनः कहाँ आ जाओ? ए पर, ओके परितः एक राउंड कंप्लीट करके ए पर आ जाओ, तो तुम्हारे द्वारा जो चली गई दूरी होगी बच्चों वो कितनी होगी? 2 पाई आर। कितनी होगी? 2 पाई आर। इसे वृत्त की परिधि कहते हैं। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए। और दो संबंध जो पिछले बताए हैं, डायमीटर जो होता है बराबर होता है 2 आर के, यानी त्रिज्या का डबल होता है, और रेडियस जो होती है डायमीटर का हाफ यानी आधी होती है। आर बराबर क्या होता है? d/2 के। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने प्रमेय नंबर 1 की ओर। और प्रमेय नंबर 1 वृत्त से संबंधित पहली प्रमेय है। यह पहली प्रमेय कह रही है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है।
यह लंब क्या होता है? लंब का मतलब बच्चों परपेंडिकुलर होता है। यदि दो रेखाओं के बीच कोण 90 हो, एक रेखा पड़ी हो इस प्रकार से और दूसरी रेखा खड़ी हो इस प्रकार से, तो जो कोण बनता है वो 90 डिग्री उनके बीच बनता है। आइए देखते हैं, जैसे ये खड़ी रेखा है और इस पर एक रेखा या पड़ी है, या किसी पड़ी रेखा पर एक खड़ी रेखा जो होती है वो दोनों साइडों में 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री इधर भी कोण होगा और 90 डिग्री इधर भी कोण होगा। अब अगर बच्चों यह पहली रेखा है, यह दूसरी रेखा है, तो इसको हम कह सकते हैं पहली रेखा लंब है। यह लंब का निशान है उल्टा टी जैसा, यह उल्टा टी जैसा लंब का निशान है, यह उल्टा टी जैसा लंब का निशान है। पहली रेखा लंब है दूसरी रेखा पर, तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। या दूसरी रेखा लंब है पहली रेखा पर। यह कब लिखा जाएगा? जब एक रेखा दूसरी रेखा के किसी एक साइड में 90 डिग्री का कोण बनाएगी, उस कंडीशन में लिखा जाएगा। तो लंब का मतलब समझ गए होंगे कि यदि दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है तो कहा जाता है कि वह रेखाएं आपस में परस्पर लंब हैं। अब लंब यानी 90 डिग्री के कोण को बच्चों समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब यह समकोण 90 डिग्री ही क्यों होता है? यह समकोण जो होता है बच्चों ये 90 डिग्री ही क्यों होता है? अगर यह 100 डिग्री होता तो ज्यादा आसान होता। इसका डिग्री के कोण को, इस 90 डिग्री के कोण को बच्चों समकोण कहते हैं। इस 90 डिग्री के कोण को बच्चों क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब यह समकोण 90 डिग्री ही क्यों होता है? इस कोण को हम 100 डिग्री भी मान सकते थे तो ज्यादा आसान होता। दरअसल कारण ये होता है, जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है, यह सूर्य का जो एक चक्र है, सूर्य को अगर केंद्र माना जाए, सूर्य को अगर बच्चों केंद्र माना जाए और पृथ्वी को एक गतिशील कण माना जाए या गतिशील पिंड माना जाए, तो यह एक सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूम रही है और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर, अगर पृथ्वी बिंदु से चले तो एक तक घूमकर आने में पृथ्वी को वैदिक कैलेंडर के अनुसार 360 दिन लगते हैं। वैदिक कैलेंडर के अनुसार 360 दिन लगते हैं और पृथ्वी एक राउंड अपने अक्ष पर एक राउंड 24 घंटे में लगाती है, जबकि सूर्य के पड़ता एक परिक्रमा 360 दिन में पूरी करती है। तो पृथ्वी एक दिन में जितनी कोणीय दूरी चलती है, देखिए जैसे पृथ्वी इस बिंदु पर है तो सूर्य को मिलाने, इस पृथ्वी को सूर्य से मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा है। जब पृथ्वी मान लीजिए गति करती हुई एक दिन बाद यहाँ से बिंदु बी पर आ गई तो सूर्य से मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा है। अब ये दोनों काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे के साथ जो कोण बनाती हैं, मान लीजिए पहला दिन ये है दूसरा दिन बी है, तो ए से बी तक पृथ्वी आ गई तो यहाँ पर सूर्य पर जो कोण बनेगा उस कोण को डिग्री कहते हैं। मान लीजिए ये 1 डिग्री है तो हर एक दिन के कोण को 1 डिग्री माना गया और इस प्रकार से पृथ्वी 360 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो 360 दिन को बच्चों 360 डिग्री माना गया। 360 दिन को बच्चों 360 डिग्री माना गया। इसलिए कोई भी वृत्त बच्चों 360 डिग्री का होता है। इसलिए कोई भी वृत्त बच्चों 360 डिग्री का होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर पूरा चक्र 360 डिग्री का होता है, ये मान लीजिए इसमें x अक्ष है जहां पर इसका केंद्र है, ये बच्चों y अक्ष है, इनका कटान बिंदु मूल बिंदु हो गया। इस प्रकार से यह वृत्त 4 भागों में बट गया तो यह वाला कोण कितना होगा बच्चों? पूरा चक्र कितना है? 360 और ये जो भाग है पूरे वृत्त का 1/4 है तो 360 का बच्चों 1/4 निकाला जाएगा, 4 9 या 36, तो इस प्रकार से 90 आएगा। तो पड़ी रेखा और खड़ी रेखा के बीच का जो कोण होता है बच्चों कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक बात अब और समझ लेना है बच्चों, एक बात तुमको और ये जान लेनी है कि किसी रेखा की किसी बिंदु P से जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत का मतलब यहाँ से इस पर लंब डालो, लंब का मतलब इस रेखा के साथ एक 90 डिग्री कोण बनाए, तो यह दूरी इस रेखा से इस बिंदु की यह दूरी सबसे कम होगी। मान लीजिए यह दूरी है 5 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पर कोई बिंदु A था, अगर कोई बिंदु B लेते हैं, अगर P को B से मिलाते हैं तो PB दूरी बच्चों ज्यादा होगी किससे? PA से। किससे? PA से। इधर भी कोई अगर बिंदु लेते हैं C ले ले, P को C से मिलाए तो PC भी ज्यादा होगा किससे? PA से। तो इस प्रकार से किसी बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी जो होती है वो सबसे कम होती है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपने मुख्य प्रमेय की ओर।
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मान लीजिए ये हमारे पास वृत्त है, मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है। इस वृत्त का केंद्र बच्चों हम O मान लेते हैं। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या बच्चों R है, जिसकी ये त्रिज्या क्या है, R है, जिसकी ये त्रिज्या R है। यह त्रिज्या O और वृत्त को ये मान लीजिए बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। यह त्रिज्या जो है वृत्त की परिधि को, यह वृत्त की क्या है, इस गोलाई को बच्चों क्या कहते हैं, इस गोलाई को बच्चों परिधि कहते हैं। ये बात हमने आपको पीछे बताई है कि परिधि क्या होती है, ये गोलाई वाली दूरी जो होती है परिधि होती है। तो OP वृत्त की त्रिज्या है और P बच्चों, P को अगर हम बिंदु P पर इसकी एक स्पर्शी ड्रा करें, मतलब इसकी एक स्पर्श रेखा खींचे। बिंदु P पर अगर बच्चों हम इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचे तो यह मान लीजिए इस स्पर्श रेखा का नाम हमने लिखा AB है, या स्पर्श रेखा क्या है, AB है। अब यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर बिंदु P मान लेते हैं। यहाँ सिद्ध क्या करना है बच्चों, यहाँ सिद्ध करना है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब किसी वृत्त की ये स्पर्श रेखा PB हो गई, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या OP है। तो इस त्रिज्या OP पर लंब होने का मतलब इसके किसी एक भाग के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप कहोगे कि सर जी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह कोण 90 डिग्री सिद्ध कर देना है, यानी सिद्ध कर देना है OP जो है, OP त्रिज्या जो है यह PB या AB पर लंब है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, प्रमेय में सबसे पहले लिखा जाता है दिया है। तो क्या दिया है, इसमें लिखोगे क्या दिया है, लिखोगे एक सर्किल C है जिसका केंद्र O कामा त्रिज्या R है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, CO कामा R। इसका मतलब हुआ एक सर्किल है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, R है। इसमें या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, C ब्रैकेट में O कामा या R, या O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या R या OP, त्रिज्या को R लिखे या OP, तथा स्पर्श रेखा AB है, तथा स्पर्श रेखा बच्चों क्या है, AB है। इतना तो लिख सकते हो, ये दिया है तुम्हारे प्रमेय के अनुसार। मान लीजिए एक फिगर बनाया, OP त्रिज्या खींची, AB स्पर्श रेखा खींची, बिंदु P पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे को काट रहे हैं। तो एक CO कामा R यानी एक सर्किल C है जिसका केंद्र O और रेडियस R है, या इस टाइप में लिखना O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या R या OP है, त्रिज्या R या OP है, तथा स्पर्श रेखा क्या है बच्चों, AB है। स्पर्श रेखा क्या है, AB है। इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगली हेडिंग बच्चों डालना होता है सिद्ध करना है। क्या डालोगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आइए देखते हैं। सिद्ध करना है कि ये रेखा OP जो है, रेखा जो OP है ये लंब हो जाए। ये लंब का निशान है किस पर, स्पर्श रेखा AB पर। तो OP लंब है, AB यह सिद्ध करना है। उल्टा T ये लंब का निशान होता है, इसका मतलब है OP और AB के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अब अगली हेडिंग बच्चों डालेंगे रचना। थोड़ी रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे बच्चों, स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लेते हैं। स्पर्श रेखा AB पर रचना में लिखोगे स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लेते हैं तथा स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु क्या लेते हैं बच्चों, Q लेते हैं, तथा OP को तथा OQ को मिलाते हैं। O को किससे मिला दिया गया बच्चों, Q से मिला दिया गया। इतनी रचना कर दी गई। अब अगली हेडिंग डालोगे बच्चों उपपत्ति। उपपत्ति के अंतर्गत सिद्ध किया जाता है
यानी उत्पत्ति या प्रूफ। अब इसमें देखिए, इसमें लिखोगे बच्चों कि बिंदु, क्या लिखोगे, बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा। बिंदु Q जो है वो वृत्त के क्या दिख रहा है बच्चों, वृत्त के बाहर है या बाहर होगा। बिंदु Q जो है वो वृत्त के बाहर होगा। मान लीजिए इसके विपरीत, यदि बिंदु Q वृत्त के अंदर होगा, बिंदु Q, यदि बिंदु Q वृत्त के अंदर होगा तो PQ से जाने वाली स्पर्श रेखा, PQ से जाने वाली स्पर्श रेखा बिंदु Q वृत्त के अंदर होगा तो P, Q से जाने वाली स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी, अतः फिर यह रेखा AB वृत्त की स्पर्शी न होकर छेदक रेखा बन जाएगी। मान लीजिए बिंदु जो Q है बच्चों, ये वृत्त के बाहर है। कल्पना कीजिए, इसके विपरीत कल्पना कीजिए, मान लीजिए बिंदु जो Q है वो वृत्त के बाहर नहीं है, वृत्त के कहीं अंदर है। मान लीजिए यहाँ पर है बिंदु Q, वृत्त के अंदर है। तब जो स्पर्श रेखा PQ से जा रही है, जो स्पर्श रेखा यदि P और Q से होकर जा रही है, वो फिर इस डायरेक्शन में जाने लगेगी, तो क्योंकि PQ इस डायरेक्शन में आ गई। अब इस कंडीशन में यह नई स्पर्श रेखा, मान लीजिए यह नई स्पर्श रेखा है, लेकिन यह नई स्पर्श रेखा बच्चों वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, एक बार P पर और एक बार यहाँ कोई बिंदु T मान लेते हैं, T पर। अब अगर कोई रेखा किसी वृत्त को बच्चों दो बिंदुओं पर काटती है तो वह वृत्त की स्पर्शी नहीं होती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो यही तब यह स्पर्श रेखा नहीं रह जाएगी बच्चों, ये क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। परंतु हमने, माफ कीजिएगा, AB को स्पर्श रेखा माना है, हमने AB को क्या माना है, स्पर्श रेखा माना है, अतः यह छेदक रेखा नहीं हो सकती। हमने AB को स्पर्श रेखा माना है, अतः यह बच्चों छेदक रेखा नहीं हो सकती, तो स्पर्शी न होकर छेदक रेखा बन जाएगी। परंतु आगे लिखना, परंतु AB स्पर्श रेखा है, परंतु AB क्या है, स्पर्श रेखा है। अतः बच्चों बिंदु, ये जो बिंदु Q है, अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर ही होगा। इस स्थिति में, आगे बच्चों लिख लोगे, इस स्थिति में अगर बच्चों बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा तो निश्चित है कि ये OQ दूरी जो है, दरअसल O से यहां तक, देखिए यहां तक दूरी, ये इतनी डिस्टेंस जो है, ये तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, लेकिन ये जो आगे की है ये कुछ अतिरिक्त है। तो जब ये कुछ अतिरिक्त है तो ये पूरी दूरी जो OQ होगी वह OP से बड़ी होगी, यानी OQ, अतः हम बच्चों लिख सकते हैं, अतः जो OQ है तुम्हारा, अतः जो OQ है ये बड़ा होगा किससे, OP से, या OP जो है ये छोटी होगी बच्चों किससे, OQ से, किससे, OQ से, OQ से। तो OP छोटी होगी OQ से। इसी प्रकार अगर AB पर कोई अन्य बिंदु बच्चों, जैसे हम T ले लेते हैं, OT को मिलाते हैं तो OT भी बड़ा होगा किससे, OP से। और किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच की लंबवत दूरी ही सबसे कम होती है, किसी बिंदु से किसी रेखा की बीच की लंबवत दूरी ही सबसे कम होती है। इसका मतलब फिर यह रेखा इस रेखा पर क्या होगी, लंब होगी, क्योंकि यही दूरी सबसे कम है। तो इसलिए बच्चों हम लिख सकते हैं, इसलिए जो OP है यह लंब है, किस पर लंब है बताओ बच्चों, AB पर।
किस पर लंबा है, ए बी पर। तो इस प्रकार से आपकी ये पहली प्रमेय सॉल्व हो गई। उम्मीद है ये जरूर समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट में बताना। तो इस प्रमेय से बच्चों निष्कर्ष क्या निकला? इस प्रमेय से निष्कर्ष आइए देखते हैं। मुख्य निष्कर्ष याद रखना होगा तुमको कि अगर यह कोई बिंदु P है और वृत्त का केंद्र O है, OP वृत्त की त्रिज्या है और यह कोई स्पर्श रेखा है, तो जब जब तुमसे पूछा जाए कि त्रिज्या ये त्रिज्या बच्चों क्या है, OP, AB क्या है, स्पर्श रेखा। अगर तुमसे कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है, तो तुमको क्या बता देना है, 90 डिग्री। हमने कहा ये स्पर्श रेखा है और ये वृत्त की त्रिज्या है, तो तुमको बिल्कुल तुरंत पता हो जाना चाहिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ इस साइड भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी और इस साइड भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात तुमको बिल्कुल रट जानी चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है, या त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इस बिंदु को, जिस बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे को कट करते हैं बच्चों, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। और त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है वो एक साइड में वो कितने डिग्री का बनाती है बच्चों, 90 डिग्री। तो ये बात तुमको पता होनी चाहिए कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं और त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10A की ओर। बच्चों बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। एक्सरसाइज 10A का पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक्सरसाइज 10A का पहला क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और एक्सरसाइज आपकी चालू हो चुकी है, यहीं से धमाका चालू होगा। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, पहले पॉइंट में बच्चों कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या स्पर्श करती है। मान लीजिए यह वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और किसी वृत्त की स्पर्श रेखा का मतलब बच्चों जो वृत्त को स्पर्श करते जाए, जो वृत्त को स्पर्श या कट करते जाए किसी एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर अगर वृत्त को कोई रेखा काटती है या स्पर्श करती है तो उसे वृत्त की क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर। अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी तो क्या होगा बच्चों, तो या तो यह जीवा होगी, या तो यह व्यास होगा, और या तो यह क्या हो सकता है, अगर दो बिंदुओं पर व्यास किस कंडीशन में होगा, जब केंद्र से जाए और परिधि पर दो बिंदुओं पर मिलाए, और ये जीवा होगी, या इसको हम छेदक रेखा भी कह सकते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई जा रही है, तो छेदक रेखा और वृत्त का व्यास और जीवा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। सिर्फ स्पर्श रेखा ही ऐसी एक रेखा है वृत्त की जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या काटती है या स्पर्श करती है। तो इसका सही जवाब बच्चों क्या होगा, एक होगा। इसका सही जवाब बच्चों क्या होगा, एक होगा। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न दिया है देखो बच्चों, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। तो वृत्त को अगर कोई रेखा बच्चों दो बिंदुओं पर काटती है, इस रेखा की लंबाई के बारे में तो नहीं दिया है, इसका मतलब ये रेखा दो बिंदुओं को पर वृत्त को काटती हुई जा रही है, तो इसको हमने क्या बताया, क्या कहते हैं बच्चों, छेदक रेखा। अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे और उन बिंदुओं से होकर आगे पीछे बढ़ रही हो, तो इसका मतलब वो छेदक रेखा है, सीकेंट लाइन है। सीकेंट रेखा या सीकेंट लाइन या छेदक रेखा है। तो इसको वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात नहीं है, तो निश्चित है कि यह छेदक रेखा ही होगी। अगला तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए मान लीजिए कोई वृत्त है, इस पर एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु ए पर स्पर्शी खींची, एक अपोजिट में बिंदु बी लिया,
एक बिंदु को बी पर स्पर्श रेखा खींची। तो इस प्रकार से एक वृत्त की दो समांतर, समांतर माने जिन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी जितनी इधर हो उतनी ही इधर हो, मतलब इनके बीच, इन रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह अगर समान है तो ये समांतर कही जाएगी। तो एक वृत्त की बच्चों केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो एक वृत्त की इसमें क्या होगा, दो भरा जाएगा, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्यों? मान लीजिए बिंदु बी के अतिरिक्त हमने एक बिंदु सी लिया, एक बिंदु सी पर स्पर्शी खींची, इसकी एक बिंदु सी पर स्पर्शी खींची, तो ना ये समांतर है, अब ये लंबवत हो गई। देखिए ये बड़ी रेखा खड़ी रेखा के बीच कोण कितना हो गया 90, ये भी कोण कितना है 90। तो ये तीसरी स्पर्श रेखा पहले के भी साथ कोई कोण बनाएगी और दूसरे के साथ भी कोई कोण बनाएगी, और इन दो स्पर्श रेखाओं के बीच कोई कोण नहीं बनेगा, चाहे इनको जितना पीछे बढ़ाओ चाहे जितना इनको आगे बढ़ाओ, कहीं नहीं मिलेंगी। अगर अभी मान लीजिए हम यहाँ कोई बिंदु टी लेते हैं, टी पर स्पर्श रेखा खींच दें और यह इसके समांतर ना हो, तो इसका मतलब है ये पहली स्पर्श रेखा के साथ अगर पीछे बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ कोण बनाने लगेगी। इसका मतलब यहाँ पर इनके बीच की दूरी कम है, यहाँ ज्यादा है, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ और ज्यादा है, तो ये समांतर कहाँ, ये तो असमांतर है। समांतर माने होता है जब दो रेखाओं के बीच का अंतर हर जगह समान हो तो उन्हें आपस में समांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से एक वृत्त की केवल और केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तीसरा कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अगर एक कोई वृत्त है और इस वृत्त की बिंदु P पर कोई स्पर्श रेखा है तो इस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसमें सही जवाब इसका क्या भरा जाएगा, स्पर्श बिंदु। क्या भरा जाएगा? स्पर्श बिंदु। नंबर 2 में अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको रख दे देते हैं। अब तो हम कौन पढ़ावे जाती हो, अब का लिखे हो यहाँ है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे वृत्त की परिधि पर हम कई बिंदु ले ले, P, Q, R, S, हर एक बिंदु पर इसकी स्पर्शी खींच सकते हैं इस प्रकार से। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी अपरिभाषित रूप से इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो एक वृत्त की जो है वो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें सही जवाब क्या होगा बच्चों, अनंत होगा। मतलब इनकी संख्या निश्चित नहीं है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक क्या होती है, वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त पर एक कोई बिंदु P है, एक बिंदु पर एक और केवल एक, तो इस पर एक और केवल एक क्या हो सकती है बच्चों, स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या हो सकती है? केवल एक क्या हो सकती है, स्पर्श रेखा होती है। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए चौथा और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है बच्चों, स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है या प्रतिच्छेदित करती है, या प्रतिच्छेदित करती है या काटती है। तो ये बात भी आप जान गए होंगे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है, एक कोई वृत्त है, इसकी जो स्पर्श रेखा होती है ये वृत्त को एक बिंदु पर क्या करती है, काटती है। ये वृत्त को एक बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है या प्रतिच्छेदित करती है। तो कैसी लगी एक्सरसाइज कमेंट में बताना, और मिलते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट और अगली प्रमेय के साथ आपको अगली क्लास में।